सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के एक मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा माल्या पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर विजय माल्या ने जुर्माना नहीं दिया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि माल्या 4 हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करे। ऐसा करने में विफल रहने पर माल्या की संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अफसर कुर्की की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था, क्योंकि विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरण को नहीं दिया था जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था। इस मामले में बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए पेश हो। कोर्ट ने कहा था कि माल्या ब्रिटेन में एक आजाद इंसान की तरह रहता है, लेकिन वहां वो क्या कर रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से नियुक्त न्याय मित्र सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने पीठ को बताया था कि माल्या को 2 मामलों में अदालत दोषी ठहरा चुकी है। पहला, संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालती आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को अघोषित निजी संपदा में से 4 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर करने का दोषी ठहराया था। उस समय सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, माल्या कुछ कानूनी दावपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठा है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। जानकारी के मुताबिक यूके की सरकार ने न तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है और न ही इसकी कोई जानकारी साझा की है। ऐसे में इस वजह से माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम फैसला सुनाया। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने शिंदे गुट को बड़ी राहत दी। उच्चतम न्यायालय ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक इस मामले में बेंच गठित की जाएगी और इसमें वक्त लगेगा। उच्चतम न्यायालय ने उद्धव गुट को भी बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सुनवाई पूरी होने तक किसी तरह का फैसला नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। जब तक उच्चतम न्यायालय सुनवाई नहीं करता है तब तक स्पीकर को किसी तरह के फैसले से रोका जाए, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके पहले शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी है वो असंवैधानिक है। महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा गया है जो संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भरोसा बरकरार है। राज्य के राजभवन का इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने में। आदित्य ठाकरे जी मुंबई में जो निष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, उनको जो प्रतिसाद, जो रिस्पांस मिल रहा है, ओवरवेलमिंग, बहुत ही बढ़िया। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता, जनता आज भी पूरी तरह से सिर्फ शिवसेना के साथ, ये जो गुट है, असली नकली वाला जो मुद्दा है, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। हम सब लोग महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। मैं कल नासिक में था, नासिक से आगे गया था। लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं हमको सुनने के लिए, हमसे मिलने के लिए। उसका मतलब क्या है? शिवसेना शिवसेना है। कोई बाहर निकल जाता है उससे, वो अपना भविष्य खुद देखे। शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे जी का नाम इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकने का काम वो लोगों ने अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी मेहरबानी जनता पर है।
जनता पूरी तरह से शिवसेना के साथ है और रहेगी, हमेशा रहेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बनाई है। इसमें एकनाथ शिंदे सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। बड़ी बात यह रही कि महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत भी साबित कर लिया। एकनाथ शिंदे के समर्थन में 164 विधायकों ने मतदान किया था, जबकि उद्धव ठाकरे सरकार को महज 99 वोट मिले। एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंच चुका है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर अभी फैसला सुनाने से इनकार किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को भी मामले की सुनवाई पूरी होने तक किसी तरह का फैसला नहीं सुनाने की हिदायत दी है। बकरीद के मौके पर आजम खान ने एक बार फिर से बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। आजम खान ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने जेल में बिताए हुए दिनों को याद करके जमकर कोसा। रामपुर में बकरीद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे आजम खान का दर्द एक बार फिर से झलक आया। बकरीद के मौके पर आजम खान ने कहा कि रामपुर ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं और अच्छे दिनों की उम्मीद से कुछ लोग जिंदा हैं। वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जहां तक हमसे साथ दिया जाएगा साथ देंगे। हमसे कितनी नफरत है हुकूमतों को आप जानते हैं। हम वजीर रहते अपनी बीवी और बेटों के साथ शराब की दुकान लूटते हैं। गले से 16,900 रुपए लूटने वाले हैं। तो जिन सरकारों का ये स्तर हो जाए तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब रडार पर हैं। कोई साहब गलतफहमी में नहीं रहे। तो सबकी दीवार एक सी है। यहाँ पर चौकन्ने रहिए और प्यार बांटते रहिए। आजम खान रविवार को रामपुर में ईद के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। ऐसे ही एक कार्यक्रम में आजम खान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिजली वाले बिना कानून का लिहाज करे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। चुनाव में पुलिस खड़े होकर मोटरसाइकिल वालों से पैसा उगाही करती है और कहती है तुम इसी के काबिल हो। ये सुनकर तकलीफ होती है। आजम खान ने कहा कि जिनका अच्छा कारोबार है कब ईडी वाले उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। राजनीति में जो जीता है वही सिकंदर है। हालांकि इस दौरान आजम खान ने बीजेपी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की। आजम खान ने कहा कि अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत अच्छे आदमी थे। इससे पहले आजम खान ने बकरीद के मौके पर एक और बात कही थी कि सभी त्योहार खुशियों के होते हैं, बस इन्हें खुशियों से होने दिया जाए। एक दूसरे का सम्मान किया जाए, धर्मों का और विचारों का भी। बकरीद, होली, दिवाली, ये सब त्योहार खुशियों के हैं। समाज में कितनी खुशियां हैं, कितनी मसरतें हैं, कितना चैन और सुकून है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। एक रस्म है, ईद आई है, चली जाएगी। बस इतनी दुआ है और इतनी गुजारिश है, ईद खैरियत से गुजरने दी जाए, एक दूसरे का एहतराम किया जाए, त्योहारों का भी, धर्मों का भी, विचारों का भी। बता दें कि आजम खान 2 साल से जेल में बंद थे। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के केस में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 साल बाद बकरीद अपने घर वालों के साथ मना रहे हैं। आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक 89 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। असम और केरल के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश पर कुदरत का कहर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुजरात के कई इलाके इन दिनों बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। वलसाड का हाल देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि शहर में पानी है या फिर पानी में शहर। भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हुआ है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार शाम बारिश ने पूरे शहर को ही डुबो दिया। शाम 7 बजे जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई वो रात 9 बजे तक होती रही। जब बारिश धीमी पड़ी तो अहमदाबाद झील बन चुका था। यही हाल नवसारी और वलसाड का भी हुआ। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के नवसारी में भी भारी बारिश से एक बोट नदी में डूब गई। तो वहीं वलसाड में नदियों के उफान से सब कुछ पानी में डूबने लगा है।
भारी बारिश के कारण नवसारी में बहने वाली पूर्णा नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। भारी बारिश की वजह से नवसारी के शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। लिहाजा राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम मैदान में उतर चुकी है। बारिश वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 13 टीमें, एसडीआरएफ की 16 टीमें तैनात की गई हैं। छोटा उदयपुर में एसडीआरएफ की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि नवसारी और वलसाड के निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। फिलहाल पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू करने में काफी मुश्किल आ रही है। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव की समस्या से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के सिविल लाइन इलाके के भारत माता चौक पर जल भराव की समस्या के कारण कई गाड़ियां पानी में डूब गई। बता दें कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से तकरीबन 130 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से 128 गांवों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश में पिछले कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहे नए कोरोना केसों पर सोमवार को ब्रेक लग गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,678 नए मामले दर्ज किए गए और बीते 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से कुल 4,36,39,229 लोग संक्रमित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, बल्कि एक्टिव मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 2023 मामले का इजाफा हुआ, जिसके बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,30,713 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.30% है। वहीं राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 14,629 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं और अब कोविड संक्रमित होने के बाद कुल 4,29,83,162 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक कुल 5,25,454 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा रिकवरी रेट 98.50% है। हालांकि डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है और ये 5.99% पहुंच गया है। एक दिन पहले देश में कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आए थे और 42 मौतें हुई थीं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उछाल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ज्यादा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में फिर दैनिक मामलों में उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,591 नए मामले सामने आए। अच्छी बात ये रही कि कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। तमिलनाडु में बीते दिन 2,537 नए कोविड केस सामने आए। वहीं केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,884 नए मामले दर्ज हुए। कर्नाटक में 942 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में अब तक 80,04,024 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,47,976 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं केरल में अब तक 66,73,029 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 433 नए मामले दर्ज किए गए और 2 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को आए इन नए मामलों के साथ ही राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़कर 19,40,735 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या 26,284 तक पहुंच गई। भारत में बीते हफ्ते कोविड-19 के 1,02,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं।
मिड फरवरी के बाद से ये सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कुल 198 करोड़ 88 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।